नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव। अलग अलग सेगमेंट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएं, ताकि आपकी तैयारी आसान हो जाए। तो हम चालू कर रहे हैं पॉलिटी से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है? 1858, जो पूरे के पूरी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करता था। भारत में बजट की शुरुआत 1861 में हुई थी और 1861 में जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। नमस्कार, मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली IAS एकेडमी रायपुर से। हम आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम के पहले एक सीरीज चालू कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस प्रीलिमिनरी एग्जाम के पहले कितना है। तो हमने कोशिश की है कि अलग अलग सेगमेंट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाए। तो इस सीरीज़ को हम चालू कर रहे हैं पॉलिटी से, और पॉलिटी के बाद दूसरे सब्जेक्ट्स को भी हम इसमें लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिक बैकग्राउंड से चालू करेंगे, और इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स जो है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इनसे हम इसको चालू करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज डिस्कशन के लिए हमने लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन है, पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू। आइए ऑप्शन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बोलता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तीसरा ऑप्शन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट असेंबली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राज्य विधानसभाओं में स्थान का आरक्षण, और उसके बाद लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। देखिए, आप विचार करते हैं पार्ट 16 क्या है। तो पार्ट 16 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रोविजन करता है कुछ डिप्रीव्ड क्लास के बारे में, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स शामिल है। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है वो रिजर्वेशन की व्यवस्था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के लोकसभा वाले भाग में की गई है। इससे संबंधित आर्टिकल हैं 330, 331, 332 और 333। 330 लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करता है, और ये लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन की बात करता है। जब हम 331 में जाते हैं तो 331 बात करता है एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन की। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में ये प्रोविज़न हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसकी बात करेंगे हम। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन के बाद 332 करता है, और 333 बात करता है एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन की, कहाँ पर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इससे जुड़े हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जो इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, पहले 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। इस अमेंडमेंट एक्ट से 2020 तक इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इसके ऊपर किया गया, और 20 के बाद लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया गया, और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को आगे बढ़ाया गया, जो आर्टिकल 334 में जहां पर ड्यूरेशन दिया गया है वहां पर इसकी बात की गई। परंतु एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को यहां पर आगे नहीं बढ़ाया गया। तो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में समाप्त कर दिया गया, परंतु ये सवाल जब पूछा गया था तो ये इसका समय था 2014, जब एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन दिया जा रहा था। तो हम इस सवाल के ऊपर विचार करेंगे 2014 की तिथि के हिसाब से। तो ऐसे में लोकसभा में स्थानों का आरक्षण, देखिए इसमें पूछ रहा है भाग 16 से संबंधित नहीं है, तो लोकसभा में स्थानों का आरक्षण ये भाग 16 से संबंधित है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद ये बात
स्थानों का आरक्षण, तो राज्यसभा में स्थानों के आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है, तो ये हमारा उत्तर होगा बी। राज्य विधानसभा में स्थानों का आरक्षण ये भी है पार्ट 16 में, और उसके बाद बोल रहा है एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, हालांकि व्यवस्था अभी समाप्त कर दी गई है, परंतु 2014 में ये भी संविधान में शामिल था। तो जिस समय का ये सवाल है उसके आधार पर उत्तर इसका बी होना चाहिए। हालांकि वर्तमान में अगर ये सवाल आता तो इसके दो उत्तर हो जाते, बी के साथ साथ डी भी इसका उत्तर हो सकता है। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। तो आज का हमारा जो दूसरा सवाल है वो आपको सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, प्लीज मैच दिस। तो ये रोमन लेटर में लिखा हुआ है, इस रोमन लेटर को मैं चेंज करके नंबर्स में लिख देता हूँ। ये पार्ट 15 की बात कर रहा है, ये पार्ट 16 की बात कर रहा है, ये पार्ट 17 की बात कर रहा है, और ये पार्ट 18 की बात कर रहा है। आपको बताना है कि ये जो सूची दी गई है लिस्ट सेकंड, इसको लिस्ट फर्स्ट से आपको मिलाना है। सबसे पहले भाग 15 संविधान का किससे संबंधित है? तो जब हम पार्ट 15 की बात करते हैं तो पार्ट 15 में है निर्वाचन। तो पार्ट 15 हमारे नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी हमारे मिनिस्टर्स के निर्वाचन के संबंध में है, या मिनिस्टर्स ना बोल के अगर विधायक और सांसदों के निर्वाचन से संबंधित है ये बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद पार्ट 6 क्वेश्चन में पार्ट 16 के ऊपर डिस्कशन किया था, तो उसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध की बात की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध। इसके बाद पार्ट 17 की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए पार्ट 17 में भाषा की बात की गई है, राजभाषा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। और इसके बाद अंतिम भाग 18, इसमें इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध की बात की गई है, तो ये हो जाएगा 3। इसके हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। देख लेते हैं 4, 2, 1 और 3 उत्तर किस में है, तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन भी पार्ट से संबंधित है। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? ये यूटीज की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरीज। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। तो देख लेते हैं पार्ट 8 कौन सा है, ये बी वाला भाग। भाग 8 किसकी बात करता है? यूनियन टेरिटरीज की, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है वो है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है? तो इसके साथ में ये भी जान लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविज़न है ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया में लिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अब ये वाला जो सी है ये पार्ट 20 को दिखा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पार्ट 20। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से मैच द कॉलम। अब इसमें एक पार्ट 2 के बारे में बता रहा है, ये पार्ट 10 के बारे में बता रहा है, ये पार्ट 8 के बारे में बता रहा है, और ये पार्ट 15 के बारे में बता रहा है। पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है सिटीजनशिप, नागरिकता, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद ये पार्ट 10 की बात कर रहा है, पार्ट 10 है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, 1 हो जाएगा। फिर ये पार्ट 8 की बात कर रहा है, अभी हमने बताया कि पार्ट 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, तो ये हो जाएगा 4। और अंतिम पार्ट 15 की बात कर रहा है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि पार्ट 15 जुड़ा हुआ है नागरिकता से, तो इसका सही उत्तर जो निकल कर आ रहा है वो है 3142। 3142 है सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है वो बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं। देखिए सामान्य तौर पर जब ये सवाल पूछा जाता है तो इस सवाल में जो
सब पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको भी शामिल कर लिया जाता है, परंतु वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन में भाग की संख्या 22 ही है। किंतु कुछ भाग जो बाद में संविधान में जोड़े गए हैं, जिनको सब पार्ट हम लोग कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है। इसके अलावा 9A जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का सब पार्ट है, और इसके अलावा 14A जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो भी सब पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ी गई थी, और इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इसके बाद है 9A, तो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जो पंचायती राज है ये संविधान में जोड़ा गया था। पंचायत और जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संविधान में जोड़ा गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट और सेट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड अदर ट्रिब्यूनल्स। तो ये है पार्ट 14 कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इन तीनों को भी अगर मैं इसमें जोड़ लूँ तो भागों की संख्या 25 हो जाएगी, परंतु वास्तव में भाग अभी भी 22 है ना। परंतु इस तरीके के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो पूछे जाने का कारण ये होता है कि वो जानना चाहते हैं कि कितने सब पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं, तो उसके हिसाब से उसका उत्तर 25 होना चाहिए। चलिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले पार्ट से लिया गया है। आइए क्वेश्चन के ऊपर विचार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का बैकग्राउंड क्या है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था क्योंकि कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक थी, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार था। इस एक्ट को लाने के पीछे रीज़न था कि कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन की डिमांड कर रही थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को लोन तो दिया, परंतु साथ में जो कंपनी की एक्टिविटीज़ थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी की। इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक्ट दो कारणों से पहचाना जाता है। पहला, इसमें पूरी व्यवस्था को सेंट्रलाइज किया गया। इस व्यवस्था में जो बंगाल का गवर्नर कहलाता था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो भी गवर्नर जनरल के अधीन दे दी गई। इसके लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ गवर्नर जनरल के पावर को थोड़ा कम किया गया। तो गवर्नर जनरल के पावर को कम करने के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज एलिजा एम्पे थे, और इनके साथ में चेंबर, लिमिस्टर और हाइड नाम के 3 और जजेस की नियुक्ति यहाँ पर कर दी गई थी। साथ ही गवर्नर जनरल की एक 4 मेंबर काउंसिल भी बना दी गई थी, जिसमें मानसन, बोरवेल, क्लेवरिंग ऐसे 4 सदस्य शामिल थे। तो एक गवर्नर जनरल और उसकी 4 मेंबर काउंसिल, ये काउंसिल बनाने से ये होता है कि गवर्नर जनरल का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल मेंबर्स की सहमति से कोई निर्णय लेना है, और साथ ही गवर्नर जनरल के जो जुडिशियल राइट थे वो भी कम करके सुप्रीम कोर्ट को दे दिए गए। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने हैं रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर। तो पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। बाय दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि इस एक्ट में सेंट्रलाइजेशन किया गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उसमें संबंधित है स्टेटमेंट बताना था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम इसमें लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अंडर दिस एक्ट द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। बिल्कुल सही, ये भी सही दिखाई दे रहा है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बाय दिस द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज लेड। तो ये तीनों ही हमें सही लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए 1, 2 और 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी जुड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से। ये बोल रहा है ब्रिटिश कालीन भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? अंडर विच एक्ट द ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट वॉज स्टार्टेड इन ब्रिटिश इंडिया। हम सब जानते हैं कि इससे पहले जब 1857 का रिवोल्ट होने वाला था, उसके पहले कई सुधार भारत में प्रपोज्ड थे और इन सुधारों में भारत में लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेचर भी शामिल था और इसके साथ में भारत में जो नामजदगी का सिद्धांत चला रहा था उसको ख़त्म करके प्रतियोगिता परीक्षा को लागू करना भी इसमें शामिल था। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंतिम चार्टर एक्ट में हुई जो 1853 का चार्टर एक्ट था। तो देख लेते हैं, इसमें पहला ही ऑप्शन आपका 1853 चार्टर एक्ट है ना। चार्टर एक्ट के अलावा इसमें भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम की बात भी की गई है। तो चार्टर एक्ट, भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम में क्या डिफरेंस है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट की, तो चार्टर एक्ट एक अधिकार पत्र है। कैसे अधिकार पत्र? जो ब्रिटिश राज परिवार ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था और इन अधिकार पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल जाता था कि पूर्व के साथ व्यापार करने वाली वो एकमात्र कंपनी होगी। हर 20-20 साल में चार्टर इशू किए जाते थे। 73, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के साथ भी एक चार्टर एक्ट शामिल था और इसके बाद 20-20 साल अगर हम लेंगे तो दूसरा चार्टर एक्ट आएगा 1793 में, तीसरा चार्टर एक्ट आएगा 1813 में, इसके बाद 1833 में और 1853 में। इसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ था और 1858 जो पूरे के पूरी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करता था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। और इसके बाद 1919 जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा सुधार करता था, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और 1935 का एक्ट, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन सब अधिनियमों में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में, इंडियन गवर्नेंस में मास चेंज किए गए, बड़े सुधार किए गए। और इसके अलावा ऐसे सारे एक्ट जो भारत में काउंसिल का प्रोविज़न करते हैं, हम सभी जानते हैं कि 1858 में भारत में एक काउंसिल का फॉर्मेशन कर दिया गया था और ये काउंसिल ब्रिटेन के एक भारत मंत्री से मिलकर बनी होती थी, जिसमें 15 सदस्य और होते थे। तो ऐसे सारे एक्ट जिसमें इस काउंसिल के बारे में प्रोविज़न है उसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं? 1861, फिर 1892, फिर 1909। ये 3 एक्ट जो हैं ये इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से पहचाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप अंतर समझ गए हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सवाल है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? देखिए, मार्ले मिंटो ये नाम कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया था कि 1858 में पहली बार भारत में एक काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ। ये काउंसिल बैठती थी ब्रिटेन में और 15 मेंबर काउंसिल थी। तो ब्रिटेन के जो लेजिस्लेचर है उसका ही एक मंत्री भारत के मामलों का काम देखने के लिए अपॉइंट किया गया था, जिसको इंडियन मिनिस्टर, भारत मंत्री या भारत सचिव के नाम से संबोधित किया जाता था। अब उसके बाद जो एक्ट आए उनको भारत सचिव और भारत में काम करने वाले गवर्नर जनरल के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जिनको भारत सचिव और गवर्नर जनरल के नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये 2 एक्ट हैं, एक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट और एक है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्योंकि इन एक्ट के माध्यम से कुछ सुधार भी हुए थे, इसलिए उनको सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जबकि 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो में जो मार्ले हैं उस समय के भारत सचिव और मिंटो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है मार्ले मिंटो सुधार
किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से पहचाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है वो सवाल बोल रहा है, दी गई निम्न विशेषताएं किस अधिनियम से संबंधित हैं? द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वेयर रिलेटेड टू विच एक्ट? चलिए देखते हैं किस किस कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। इसमें केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई। सबसे पहले तो देख लेते हैं द्वैध शासन प्रणाली क्या थी। द्वैध शासन ये एक ऐसा शब्द है जिसको लियोनस कार्टिस नाम के एक व्यक्ति ने प्रपोज किया था। ये शब्द बताता है दो लोगों का एक ही व्यवस्था में शासन करना या उनके बीच शक्तियों का विभाजन। तो द्वैध शासन की व्यवस्था को हम बहुत पहले से ही भारत में देखते हैं। जिस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना था, उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार भारत में द्वैध शासन जैसी व्यवस्था को लागू किया था, जिसमें दीवानी और निजामत अधिकारों को दो भागों में बांट दिया गया था। जहां पर कंपनी के पास सारे के सारे दीवानी अधिकार थे और उस समय के बंगाल के नवाब के पास निजामत के सारे अधिकार दे दिए गए थे। उसके बाद इसी द्वैध शासन को हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में देखते हैं, जहां पर दो अलग अलग संस्थाएं बनाई गई थी। इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरी कोर्ट ऑफ कंट्रोल थी। कोर्ट ऑफ कंट्रोल कंपनी के राजनीतिक मामलों को भारत में देखती थी, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखती थी। और उसके बाद हम द्वैध शासन को 1919 में देखते हैं। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन जैसी एक व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था, जिसमें हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय शामिल थे। आरक्षित विषय वह विषय थे जिस पर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल डिसीजन लेती थी, और हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर उन विषयों को रखा गया था जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, और इन विषयों पर निर्णय उस समय की लेजिस्लेचर यानी विधायिका लिया करते थे। अब इसी द्वैध शासन की व्यवस्था को जो प्रांतों में 1919 में लागू की गई थी, 1935 में केंद्र में लागू कर दिया गया था। अब जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को आरंभ किया गया। तो स्पष्ट है कि ये 1935 के एक्ट की बात कर रहा है। आगे बोलता है इसमें दलित, महिला, मजदूर वर्ग को अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा 1935 से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेटमेंट भी 1935 से ही रिलेटेड है। और तीसरा स्टेटमेंट है इस अधिनियम के अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंडियन रिजर्व बैंक, सारे के सारे स्टेटमेंट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित दिखाई दे रहे हैं, और ऑप्शन सी में आप 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान, बेसिकली स्वतंत्र राष्ट्र की जगह ये डोमिनियन थे। भारत तब तक डोमिनियन की कंडीशन में रहा, उपनिवेश की स्थिति में रहा, जब तक भारतीय संविधान भारत में लागू नहीं हो गया। तो 26 नवंबर सन 1949 जब भारतीय संविधान के कुछ भाग भारत में लागू हो गए थे, हालांकि पूरा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया, उस दिन हमने डोमिनियन से एक गणराज्य का रूप लिया। तो यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र की जगह वैसे तो डोमिनियन लिखना चाहिए, परंतु चलिए हम इसको सही मानकर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी बोल रहा है भारतीय स्वातंत्र अधिनियम 1947, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। भारतीय अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर लाया गया था। इसके ठीक पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना एक प्लान दिया था, जिसको 3 जून प्लान, माउंटबेटन प्लान, मनबाटन योजना, बाल्कन प्लान, इन सब नामों से जाना जाता है। और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भारतीय स्वातंत्र अधिनियम 1947 पारित किया गया था। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। चलिए, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था, इसका उत्तर सिंपल है। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 1927 में साइमन आयोग का गठन भारत शासन के किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? अंडर विच एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज द साइमन कमीशन फॉर्म्ड इन 1927। तो साइमन कमीशन हमने देखा कि 1919 का
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, वो अधिनियम किस पृष्ठभूमि में लाया गया? तो उस पृष्ठभूमि में भारत में बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही थी। 1919 को आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी पहचानते हैं, 1919 को आप असहयोग आंदोलन के आरंभ होने के लिए भी पहचानते हैं, और 1919 में भारत में खिलाफत मूवमेंट आरंभ हुआ था, इसके लिए भी हम 1919 को पहचानते हैं। और इसके साथ में 1919 के ठीक पहले तक भारत में एक बड़ा आंदोलन और चल रहा था, जिसको हम होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन की डिमांड ये थी कि भारत को एक ऑटोनोमस उपनिवेश का दर्जा दिया जाए, एक स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिया जाए, और इस मांग को लेकर लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट पूरे देश में आंदोलन चला रहे थे। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने यही प्रयास किया कि भारत में तेजी से बदलती हुई स्थिति पर नियंत्रण किया जाए और भारतीयों को विश्वास दिलाया जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। और इसी तारतम्य में 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रस्तुत किया गया, और इस एक्ट में वादा किया गया कि हम चरणबद्ध तरीके से भारतीयों को स्वशासन यानी होम रूल दे देंगे। और ये कब दिया जाएगा? जब भारत की अलग अलग संस्थाएं अच्छी स्थिति में आ जाएंगी। और साथ ही ये भी प्रावधान किया गया कि ठीक 10 साल बाद 1919 के अधिनियम को जांचने के लिए एक कमीशन भारत भेजा जाएगा, और यही कमीशन था साइमन कमीशन। हालांकि जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसके 7 के 7 सदस्य गोरे थे, वाइट थे, इसलिए इसको वाइट मैन कमीशन बोलकर भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, और बाद में भगत सिंह ने लाठी चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या भी की थी। तो ये सारा घटनाक्रम आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो दिखाई दे रहा है वो है ए, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे इसके बारे में चर्चा की। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू उस समय के भारत सचिव और चेम्सफोर्ड उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। चलिए अगला सवाल है, 1909 के अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। आइए देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो इसके लिए आपको 1909 का थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। 1909 का अधिनियम इसलिए पहचाना जाता है कि इसने भारत में भारत के विभाजन की नींव रखी। ठीक 1909 के पहले भारत में तेजी से राष्ट्रवाद प्रबल हो रहा था, और इसी राष्ट्रवादी भावना को कमजोर करने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, जिसमें जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था ये हिंदू बहुल, जबकि पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र मुस्लिम बहुल था। तो अंग्रेज अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति का आरंभ 1905 में ही कर चुके थे, और इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए 1909 में तात्कालीन वायसराय या गवर्नर जनरल मिंटो ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की थी, ताकि इस फूट डालो और शासन करो की नीति को आगे बढ़ाया जा सके। तो फर्स्ट वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अब सेकंड ऑप्शन बोलता है, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। ये सही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था 1919 की व्यवस्था है, ना कि 1909 की व्यवस्था। आगे लिख रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार किसी भारत को वायसराय और किसी भारतीय को, यहाँ पे होना चाहिए, किसी भारतीय को
वायसराय और गवर्नर जनरल की परिषद में स्थान दिया गया। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। 1909 में 1909 के पहले तक क्या हो चुका था? तो 1858 में एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी जिसमें भारत सचिव की नियुक्ति इंग्लैंड में कर दी गई थी और भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल था। इन दोनों की अपनी सेपरेट काउंसिल थी। और 1909 के एक्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए? तो जो भारत सचिव की कार्यकारिणी थी, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें एक भारतीय की नियुक्ति की गई जो थे एसपी सिन्हा। और उसके साथ में जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 2 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता जी शामिल थे। तो इन 3 लोगों की नियुक्ति इस समय अलग अलग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं, और अगला सवाल जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है वो सवाल है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम कर रही थी, शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया गया। और 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान के आधार यानी बेस के रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का था। और यह अधिनियम ही भारतीय संविधान का मुख्य आधार बेस कहलाता है। भारतीय संविधान के लगभग 60% प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ले मिंटो सुधार का हिस्सा है? तो अभी मार्ले मिंटो सुधार के बारे में मैंने आपसे बात की, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें कौन सा मार्ले मिंटो सुधार का हिस्सा है। बोल रहा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स इन द प्रोविंस। ठीक है, बिल्कुल सही, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर रहा है। राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। देखिए, राज्यों में द्वैध शासन 1919 के से आरंभ किया गया था और मार्ले मिंटो 1909 के सुधार को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद बोल रहा है, परिषद में सदस्य 15 से घटाकर 12 कर दिए। जी नहीं, सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ाई गई थी, कम करने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद बोल रहा है, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। जी हाँ, भारत में बजट की शुरुआत 1861 में हुई थी और 1861 में जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। और 1892 में जो विधान परिषद है उसमें बजट पर सवाल पूछने का अधिकार दे दिया गया था। और 1909 में बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया था। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 1 और 4। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर विचार करते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, किस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में योगदान देने हेतु सहमति प्रदान की गई? देखिए, ये बेसिकली भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहा है। इसके सीधे से कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों की भर्ती किस अधिनियम के द्वारा चालू हुई? तो इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल की काउंसिल में भारतीयों को भी नियुक्त किया जाना आरंभ कर दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। देश में अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अखिल भारतीय संघ, इसी से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात कर रहा है। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर है सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी। देखिए 1935 में जो संघ बना था उसमें अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल। चलिए अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वर्तमान में ये व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148, 149, 150 और 151 में है। 148 CAG के अपॉइंटमेंट की बात करता है, 149 CAG की पावर और उसकी ड्यूटी की बात करता है। इसके बाद 150 लेखाओं के प्रारूप की बात करता है और 151 CAG के प्रतिवेदन की बात करता है। CAG अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देखते हैं और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी को सौंपते हैं और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको पार्लियामेंट में टेबल करते। तो CAG का प्रावधान किस अधिनियम में था, तो CAG हो, रिजर्व बैंक हो या फेडरल कोर्ट हो, सबका प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में था, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। अब देखिए केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की बात कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि 1919 का जो एक्ट था ये प्रांतों में द्वैध शासन को लेकर आया था और इसी एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी और 1935 में व्यवस्था ठीक उल्टी हो गई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 का एक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सुमेलित करना है। 92 में क्या किया गया था, तो 92 में बोल रहा है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। देखिए प्रांतीय स्वायत्तता किससे जुड़ा हुआ विषय है, 1935 से जुड़ा हुआ विषय है। इंडियन काउंसिल एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रांतों में द्वैध शासन ये भी जुड़ा हुआ है 1919 से। प्रांतों की स्वायत्तता ये 1935 से जुड़ा हुआ विषय है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 से जुड़ा हुआ विषय है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल 1909 से जुड़ा हुआ विषय है। तो निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत 1992 से जुड़ा हुआ विषय है। उसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा भाई। मैच द कॉलम में फर्स्ट वाले का हमको दिख रहा है 2, तो फर्स्ट का 2 ले लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का दिख रहा है 4, इसमें 4 ले लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 लिख दिया ना, इसको अपन 19 तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब 1919 कर लेंगे तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 3 आ जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1925, अगर हम डी की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रांतों की स्वायत्तता, यहाँ पे आ जाएगा प्रांतों की स्वायत्तता 1। 2 4 3 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो ये हमारे 23 क्वेश्चन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट चैप्टर से जुड़े हुए हैं। इसमें हमने संविधान के भागों के बारे में चर्चा कर ली और इसके साथ में जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है, संविधान का विकास है, उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। अब इसके बाद जब नेक्स्ट हम सेशन लेकर आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम आगे के संविधान के भागों की आपके साथ चर्चा करेंगे और न केवल संविधान बाकी दूसरे विषयों पर भी आपके साथ इसी प्रकार की चर्चा आयोजित की जाएगी। अलग अलग प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको समझाने की हमारे टीचर कोशिश करेंगे। तो मेरा सोचना है कि ये पूरी सीरीज आप सभी के प्रिलिमिनरी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। तो आप सभी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए और लगातार बने रहिए। धन्यवाद।